3 दिन और 3 रातें बीत गई थीं जब मैक्स की आंखें खुलीं। वह एक नुकीली चट्टान पर पड़ा था और जिस्म में जान नहीं थी। उठते ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और दिल थम गया। दूर समंदर में उसके साथी ऐसे बह रहे थे जैसे सो रहे हों, मगर जब वो उनके पास गया तो सच्चाई ने उसे हिला दिया। वो सब कब के मर चुके थे। वह इकलौता था जो इस तबाही में जिंदा बचा था। मन में दर्द था मगर हिम्मत नहीं टूटी। मैक्स ने एक एक साथी को उठाया और किनारे की मिट्टी में दफन कर दिया। शाम ढली तो जंगल का अंधेरा और उसकी खामोशी उसे अंदर घुसने नहीं दे रही थी। वो पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और रात भर डरा सहमा बैठा रहा। एक ही ख्याल था कि सुबह होते ही जीने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन सूरज के साथ उम्मीद भी निकली। दूर समंदर में वही जहाज नजर आया जिस पर मैक्स सफर कर रहा था। उसने ठान लिया कि वहां से खाना पानी और जरूरी सामान लाना ही होगा। घंटों की जद्दोजहद के बाद वो जहाज तक पहुंच गया। जैसे ही नीचे उतरा, एक कमरे से कुत्ते की कमजोर सी आवाज आई। दिल धड़का। उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा तोड़ डाला। दरवाजा खुला तो सामने उसका अपना कुत्ता सिम्बा खड़ा था, जिंदा और सही सलामत। मैक्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां उसे थोड़ा खाना, औजार और कुछ बंदूकें भी मिली। डूबने से पहले जो कुछ हो सका वो सब समेटकर उसने डेक पर ला दिया। लकड़ी के तख्तों से एक मजबूत बेड़ा बनाया और सिम्बा को भी साथ लेकर सारा सामान रस्सियों से बांध दिया। बस एक मकसद था, अपनी और सिम्बा की जान बचानी है। बेड़ा भारी था मगर समंदर की लहरें खुद उसे किनारे तक ले आई। मगर जब खाना गिनकर देखा तो दिल डूब गया। एक वक्त का ही राशन बचा था, यानी बहुत संभल कर खाना होगा और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढना होगा। थोड़ी ताकत आई तो मैक्स राइफल लेकर जंगल की तरफ निकला। उम्मीद थी कि कोई निशान, कोई रास्ता या किसी इंसान का कोई नामो निशान मिलेगा। एक ऊंचे झरने को पार किया, फिर एक सुनसान मैदान से गुजरा और आखिरकार द्वीप के दूसरे छोर पर पहुंचा। मगर वहां का नजारा देखकर वो थम गया। जहां तक नजर जाती थी बस पानी ही पानी था। न जमीन, न इंसान, न जिंदगी का कोई निशान। यहाँ से जहाज भी नहीं गुजरते थे, यानी बचाव की उम्मीद बहुत कम थी। इसीलिए मैक्स ने अपना ठिकाना समंदर के किनारे के पास कर लिया और हर रोज दूरबीन लेकर घंटों पानी को घूरता रहता। दिन बीते, हफ्ते बीते और देखते ही देखते पूरे 6 महीने गुजर गए, मगर कुछ नहीं बदला। वो द्वीप वैसा ही था और मैक्स की तन्हाई भी वैसी ही। एक दिन मैक्स और सिम्बा किनारे पर घूम रहे थे, तभी सिम्बा जोर जोर से भौंकने लगा। मैक्स ने पहले ध्यान नहीं दिया, मगर जब लौटा उठाने के लिए झुका तो आंखें फटी रह गईं। दूर समंदर में एक बड़ा जहाज जा रहा था। वो बिना सोचे भागा, पहले से रखी मशाल उठाई और 100 मीटर दूर बने आग के ढेर की तरफ दौड़ पड़ा। मगर आग उठने में वक्त लग गया। लौ इतनी छोटी थी कि दूर तक दिखना मुमकिन नहीं था। जहाज धीरे धीरे दूर जाता रहा और मैक्स के अंदर बेचैनी बढ़ती गई। उसने राइफल उठाई और समंदर की तरफ कई गोलियां दाग दी, मगर उस विशाल लहरों की आवाज में गोलियों की तड़तड़ाहट कहीं खो गई। जहाज बिना रुके आगे बढ़ता रहा, जैसे उसके लिए मैक्स का वजूद ही नहीं था। यह आखिरी उम्मीद थी और वो भी टूट रही थी। घबराहट में मैक्स ने एक पागलपन भरा कदम उठाया, सीधे समंदर में कूद गया और पूरी जान लगाकर तैरने लगा। मगर कुछ ही देर में समझ आ गया कि तेज लहरें उसे आगे जाने नहीं दे रहीं। जहाज एक बिंदु बनकर रह गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। थका हारा टूटा हुआ मैक्स समंदर के किनारे रेत पर आ गिरा। उसी वक्त सिम्बा दौड़ता हुआ आया। सिम्बा की आवाज मैक्स के दिल को और चीर गई। किसी इंसान का दर्द शायद वो झेल भी लेता, मगर अपने कुत्ते को तड़पते देखना उससे नहीं होता था। उस रात वो देर तक आसमान की तरफ देखता रहा। तारे चमक रहे थे मगर उनमें उम्मीद नहीं दिख रही थी। बहुत सोचने के बाद एक बात साफ हो गई, अगर कोई आने वाला नहीं तो इसी जगह को घर बनाना होगा। अगले दिन से उसने काम शुरू कर दिया। पहले एक सुरक्षित जगह चुनी, फिर लकड़ियां जोड़ी और धीरे धीरे एक छोटा शेल्टर खड़ा होने लगा। औजार कम थे मगर हौसला पूरा था। कई महीनों की मेहनत के बाद 1 साल पूरा होते होते एक मजबूत और सुंदर घर तैयार था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह द्वीप बिल्कुल बुरा नहीं है। यहाँ अनानास थे, आम थे, जंगली जानवर थे और गर्म पानी के प्राकृतिक झरने भी थे। खाना था, पानी था, शिकार था और सबसे जरूरी सिम्बा साथ था। अब एक दिनचर्या बन गई। सुबह खाना ढूंढना, दिन में घर सुधारना और शाम को किनारे पर बैठकर समंदर निहारना। 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। भले ही वो द्वीप पर अकेला था, मगर सिम्बा की मौजूदगी में वो कभी पूरी तरह अकेला नहीं था। सिम्बा उसकी हर सांस का साथी था। मैक्स खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता, कभी लकड़ी पर अपने अनुभव खोदता, कभी डायरी लिखता और कभी बांसुरी की धीमी धुन बजाता। जब बांसुरी की आवाज हवा में फैलती तो सिम्बा पूंछ हिलाते हुए उछलने कूदने लगता। मगर इंसान चाहे जितनी कोशिश करे, तन्हाई से पूरी तरह भाग नहीं सकता। धीरे धीरे हर दिन एक जैसा और फीका लगने लगा। वही किनारा, वही पेड़, वही जंगल। रात को जब सब शांत हो जाता तो दिल की खाली जगह सबसे जोर से चीखती। कई बार वो कोने में बैठकर पत्नी को याद करता और रो पड़ता। उसकी हंसी, उसकी नरमी, उसका साथ सब याद बनकर रह गया था। एक दिन वो और सिम्बा किनारे
किनारे पर टहल रहे थे, तभी रेत पर एक गहरा निशान दिखा। पहले लगा कि शायद उसी का पैर होगा, मगर जब झुककर देखा तो दिल एक पल के लिए रुक गया। यह इंसानी कदम का निशान था, मगर इतना बड़ा कि जैसे किसी विशाल काय ने रखा हो। एक ठंडी सिहरन रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने फौरन राइफल हाथ में कस ली, हर कदम सतर्की से उठाने लगा। हर झाड़ी, हर पेड़ की सरसराहट उसकी नजर में थी। सिम्बा भी अजीब तरह से चौकन्ना हो गया था, धीमे धीमे गुर्रा रहा था, जैसे कोई अदृश्य खतरा महसूस हो रहा हो। थोड़ा आगे जाने पर नजर ठहर गई। जंगल में कई डोंगियां खड़ी थीं, मजबूत लकड़ी की खूबसूरती से तराशी हुई और ऐसी जैसे अभी अभी किसी ने किनारे लगाई हों। पास से अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं, न बोलने जैसी न गाने जैसी, ऐसी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसी पल समझ आ गया कि द्वीप पर कोई है और वो साधारण लोग नहीं है। दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी वो उन आवाजों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और एक मोटे पेड़ के पीछे छुपकर झांकने लगा। जो नजारा सामने था उसने शरीर का खून जमा दिया। आदिवासियों का एक बड़ा समूह एक भयानक बलि की रस्म कर रहा था। ढोल बज रहे थे, आग आसमान छू रही थी और बीच में कुछ लोग रस्सियों में बंधे खून से लथपथ तड़प रहे थे। उनकी चीखें मैक्स को अंदर तक हिला गईं। वो कांप कर पीछे खिसक गया। डर और हिम्मत के बीच दिल में जंग शुरू हो गई। वो जानता था कि अगर देख लिया गया तो उसका अंजाम भी वही होगा, मगर जैसे ही उसकी नजर एक बंधे हुए आदमी की आंखों पर पड़ी, यह नजारा मैक्स के अंदर कुछ तोड़ गया। 2 साल की तन्हाई भी उसकी इंसानियत नहीं छीन पाई थी। उसने फैसला कर लिया, चुपचाप खड़े होकर किसी को मरते नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो। पेड़ के पीछे से राइफल उठाई, निशाना साधा और जैसे ही मौका मिला ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी और पूरी रस्म हड़कंप में बदल गई। ढोल रुक गए, आदिवासी चिल्लाने लगे और भगदड़ मच गई। उसी अफरा तफरी में एक बंधा हुआ युवक रस्सियां तोड़कर भागने में कामयाब हो गया। एक गोली ने न सिर्फ खतरे का दरवाजा खोला बल्कि एक जिंदगी भी बचा दी। भागते भागते वो युवक सीधे मैक्स के सामने आ गया। दोनों एक पल के लिए थम गए। हवा में तनाव था, मगर धीरे धीरे वो आदिवासी बिना गुस्से के पास आया, अपना हथियार नीचे रखा और घुटनों पर बैठकर मैक्स के पैर को अपने कंधे पर रख दिया, जैसे चुपचाप कह रहा हो कि तुमने मेरी जान बचाई है। मगर अगले ही पल उसने झटके से बंदूक पकड़ ली। मैक्स का दिल जोर से धड़का, मगर जल्दी ही समझ आ गया कि ये आदमी बंदूक चलाना जानता ही नहीं। वो उसे ऐसे पकड़े था जैसे सूखी लकड़ी हो। गलती से ट्रिगर दबा तो किसी को भी गोली लग सकती थी। मैक्स ने फौरन दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। चेहरे पर लिखा था, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मगर भाषा की दीवार दोनों के बीच खड़ी थी। आदिवासी हर हरकत को शक की नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर, उलझन और बेयकीनी एक साथ थे। मैक्स ने गुस्से की जगह इंसानियत चुनी। धीरे से बैग खोला, कुछ फल और सूखा खाना निकाला, पत्थर पर रखकर पीछे हट गया और इशारे से कहा, ये तुम्हारे लिए है। आदिवासी ने पहले मैक्स को देखा, फिर खाने को, फिर दोबारा मैक्स को। वो समझ गया कि यह खतरा नहीं मदद है। धीरे धीरे खाने की तरफ बढ़ा, मगर तभी झाड़ियों से 3 खतरनाक दुश्मन निकले। उनके चेहरे देखकर ही साफ था कि दोनों में से कोई जिंदा नहीं जाएगा। मैक्स ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। राइफल छीनी और गोली चला दी। पहला दुश्मन वहीं ढेर हो गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैक्स ने सोचा नहीं था। वो आदिवासी, जिसे अभी बंदूक पकड़नी भी नहीं आती थी, बिजली की तरह आगे बढ़ा, अपने हथियार से वार किया और एक दुश्मन को पल भर में जमीन पर पटक दिया। अब मैक्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक नया साथी था। ऐसा साथी जिसकी भाषा वो नहीं समझता था, मगर जो उसके साथ खड़े होने का फैसला कर चुका था। दुश्मन गिरने के बाद मैक्स ने सोचा था कि अब चैन होगा, मगर अगले ही पल जो दिखा वो बेहद भयानक था। वो आदिवासी जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, अपने ही मरे हुए साथी के शरीर की तरफ झुक गया और उसे खाने लगा। ये नजारा देखकर मैक्स का खून ठंडा पड़ गया। अनजाने में मुंह से आवाज निकली और आदिवासी चौंक कर भाग गया। तब जाकर समझ आया यह नरभक्षी है। डर नसों में दौड़ने लगा। मैक्स तुरंत अपने ठिकाने पर लौटा और कई दिन बस एक ही काम में लगा रहा, सुरक्षा। चारों तरफ नुकीली लकड़ियों की बाढ़ें लगाई, गड्ढे खोदे, रस्सियों के जाल बनाए और हर राइफल लोड करके रख दी। रात भर आग जलाकर जागता रहा, मगर हैरानी यह थी कि 6 महीने तक कोई दुश्मन वापस नहीं आया। जितनी शांति बढ़ती मैक्स उतना बेचैन होता। आखिर उसने सोचा, अगर खतरा मेरे पास नहीं आ रहा तो मुझे ही जाना होगा। राइफल और सिम्बा को लेकर जंगल में निकला। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। अचानक जमीन उसके नीचे से हट गई और वो रस्सियों में फंसकर पेड़ से उल्टा लटक गया। राइफल नीचे जा गिरी। सिम्बा भौंका और जंगल में दौड़ गया। कुछ देर बाद झाड़ियों से वही आदिवासी सामने आया। इस बार उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं बल्कि एक अजीब जिज्ञासा थी। उसने मैक्स की राइफल उठाई और उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। मैक्स ऊपर उल्टा लटका सोच रहा था, यह लम्हा उसे बचाएगा या खत्म कर देगा। आदिवासी के ध्यान में डूबे होने का मैक्स ने फायदा उठाया। अपनी कमरबंद दांतों से काटी रस्सी से खुद को छुड़ाया और नीचे गिरते ही चेतावनी के तौर पर एक गोली पेड़ पर दाग दी। राइफल वापस उठा ली। आदिवासी डर तो गया था, मगर
मगर उसकी आंखों में हैरानी ज्यादा थी, जैसे पहली बार समझ रहा हो कि यह हथियार कितना खतरनाक है। मैक्स ने उसे और समझाने के लिए पेड़ पर सीधी गोली चलाई। आदिवासी सन्न रह गया, मगर उसने भी हार नहीं मानी। जमीन से लकड़ी का टुकड़ा उठाया, हवा में घुमाया और पास के नुकीले पेड़ पर इतनी सटीक तरह से मारा जैसे कोई माहिर शिकारी वार कर रहा हो। फिर उसने गर्व से अपने निशाने की तरफ इशारा किया। मैक्स को यह देखकर थोड़ा चैन मिला। यह आदमी जंगली था मगर बेवकूफ नहीं, उसमें समझ थी और शायद थोड़ा इंसानी दिल भी। मैक्स ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। रात को उसे खाना दिया, फल, मांस और पानी। उसने भरोसे से खाया और महीनों बाद पहली बार मैक्स को लगा कि वो सच में अकेला नहीं है, मगर डर अभी भी बाकी था। इसीलिए रात में उसने हल्के से जंजीर बांध दी। मगर अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। आदिवासी ने बिना आवाज के जंजीर खोली और सीधे मैक्स के कमरे में पहुंच गया। आहट सुनते ही मैक्स चौंक कर उठ बैठा, मगर सामने जो था उसे देखकर थम गया। वही आदमी जिसे उसने डर से बांधा था, बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उसके लिए खाना लेकर खड़ा था। उस एक पल में मैक्स का दिल पिघल गया। उसने बिना देर किए जंजीर खोल दी और पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उसका नाम रखा फिलिप। यही नाम दोनों की दोस्ती की बुनियाद बन गया। इसके बाद मैक्स ने ठान लिया कि फिलिप को अपनी भाषा सिखाएगा। पहले लगा कि यह काम सालों में पूरा होगा, मगर फिलिप तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 6 महीने में बुनियादी बातें होने लगी। फिलिप सिर्फ बोलता नहीं था, समझता भी था, और यही उसकी इकलौती खूबी नहीं थी, वो बेहद मेहनती भी था। घर सुधारता, शिकार पर जाता, खेतों में काम करता और हर काम में मैक्स का साथी बना रहता। मैक्स ने जो कुछ खोया था शायद वो धीरे धीरे वापस पा रहा था। एक शाम दोनों आग के पास बैठे थे। मैक्स फिलिप को बाइबल की कहानी सुना रहा था। चाहता था कि फिलिप भी उसकी तरह ईश्वर को महसूस करे, मगर फिलिप ने शांत आवाज में कहा कि उसके कबीले का विश्वास अलग है। हम पक्षी देवता को मानते हैं। मैं उस चीज पर यकीन रखता हूँ जो मैं देख सकता हूँ। हमारे रास्ते अलग हैं, मगर जाते एक ही जगह हैं। मैक्स उसकी बात सुनकर पहली बार समझा कि फिलिप जंगली नहीं बल्कि गहरी सोच वाला इंसान है। मगर जब फिलिप ने कहा कि उसे मैक्स का ईश्वर पसंद नहीं, तो माहौल भारी हो गया। मैक्स ने गुस्से में उसे जंगली कह दिया। उस एक शब्द से टूटकर फिलिप घर छोड़कर चला गया। एक ही द्वीप पर रहते हुए दोनों अजनबी बन गए। रास्ते में मिलते तो नजरें फेर लेते। फिलिप भाले से मछली पकड़ता और मैक्स कांटे से। जिंदगी अलग अलग रास्तों पर निकल गई, मगर वक्त के साथ मैक्स के अंदर पछतावा भरता गया। उसे समझ आया कि किसी को बदलना सम्मान नहीं होता, असली इज्जत एक दूसरे की सोच को स्वीकार करने में है। कई दिनों की सोच के बाद मैक्स हिम्मत जुटाकर फिलिप को ढूंढने गया। उसे अकेला पाया तो उसके पास जाकर धीमी आवाज में कहा कि जो गुस्से में कहा उसके लिए दिल से माफी चाहता है। अब से दोनों एक दूसरे के विश्वास में दखल नहीं देंगे और इज्जत से दोस्ती निभाएंगे। क्या तुम मुझे माफ करोगे फिलिप? इस एक लम्हे ने दोनों को पहले से भी गहरे दोस्त बना दिया। अब दोनों समंदर तट पर केकड़ों की दौड़ कराते और हंसते खेलते। मगर एक दिन फिलिप ने बताया कि उसने कबीले के नियम तोड़े थे, इसीलिए उसे बलि के लिए इस द्वीप पर भेजा गया था। और क्योंकि मैक्स ने उसे बचाया था, अब कबीला जरूर दोबारा आएगा। दोनों ने तय किया कि पहले से बड़े बड़े विस्फोटक लगा देंगे ताकि कबीला वापस आए तो हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाए। योजना बनाने में पूरा एक महीना बीता। फिर एक दिन ज्वालामुखी की गुफा से गड़गड़ाहट आई। दोनों मशालें लेकर पेड़ों के पीछे छिप गए। मौका मिलते ही फ्यूज में आग लगाई। चिंगारियां फैलने लगीं और उत्सुक सिम्बा भी उनके साथ साथ दौड़ता हुआ गुफा की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और मैक्स की आंखों के सामने उसका 10 साल का साथी सिम्बा आग में गायब हो गया। यकीन करना नामुमकिन था। टूटे दिल से उसने सिम्बा को आंगन में दफनाया और रोते हुए उसके लिए दुआ की। मगर फिलिप ने चेतावनी दी कि अगर कबीले को पता चला कि वो जिंदा है तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। मैक्स ने कहा कि वो एक बेड़ा बनाकर इंग्लैंड जा सकते हैं। ये सुनते ही फिलिप भड़क उठा। फिलिप ने कहा कि गोरे लोग उनके कबीले पर हमला करके उन्हें गुलाम बनाकर ले जाते हैं। उसे शक हुआ कि कहीं मैक्स भी उसे गुलाम समझता तो नहीं। जितना मैक्स इनकार करता, फिलिप उतना नाराज होता गया। इस गलत फहमी की वजह से मैक्स ने अपना सबसे अच्छा दोस्त फिर खो दिया। अब एक ही रास्ता बचा था, अकेले बेड़ा बनाओ और यहाँ से निकलो। उसे सदियों पुराने विशाल पेड़ अकेले कुल्हाड़ी से काटने पड़े। हर वार के साथ तन्हाई और गहरी होती गई। तूफान आने से पहले द्वीप छोड़ना जरूरी था और वक्त बहुत कम था। वो दिन रात बिना रुके काम करता रहा, हवा में भी बारिश में भी। उसकी जान तोड़ मेहनत से बेड़ा धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक दिन जब रस्सियां बांध रहा था, फिलिप अचानक पीछे से आया और जोर से बोला, मैं तैयार हूँ अपने दोस्त के पास जाने के लिए। फिर भावुक होकर कहा कि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी और अब वो चाहता है कि जिंदगी मैक्स को सुरक्षित जगह तक ले जाए। उसने अपने हाथों की बनाई एक माला मैक्स को पहनाई। दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। मगर तभी भयानक तूफान आ गया। मजबूरी में पाले हुए बकरियों को बाहर छोड़ना पड़ा और दोनों कमजोर घर में छिपकर तूफान के गुजरने का इंतजार करने लगे। सुबह जब बाहर निकले तो पूरा द्वीप टूटी शाखाओं और बिखरी लकड़ियों से भरा था और सबसे बड़ा झटका यह था कि मजबूत रस्सियों से बंधा पूरा बेड़ा बाढ़ में बह गया था। अब वक्त नहीं था क्योंकि पूर्णिमा की रात तेजी से करीब आ रही थी। आदिवासी कभी भी पहुंच सकते थे। दोनों ने जगह
जगह जगह जाल बिछाने शुरू किए। पवन चक्की के तंत्र से एक ऐसी मशीन बनाई जो खुद ब खुद गोलियां चला सके। टूटे दर्पणों से ध्यान भटकाने वाला हथियार तैयार किया और हर रास्ता इस तरह सेट किया कि आदिवासी अंदर कदम रखते ही फंस जाए। पूर्णिमा की रात आ गई। मैक्स ने दाढ़ी काट कर खुद को आदिवासी जैसा बना लिया। दोनों ने अपने अपने देवताओं से दुआ की। यह करो या मरो की लड़ाई थी। मैक्स ने बांसुरी बजाकर आदिवासियों को जालों की तरफ खींचा। योजना काम करती दिखी। वो आगे बढ़ने लगे, मगर जब सिम्बा की कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने दीवार तोड़ दी। ये देखकर मैक्स के अंदर आग भड़क उठी। उसने सही वक्त देखकर रस्सी काटी और छिपा हुआ तंत्र चल पड़ा। कई आदिवासी वहीं ढेर हो गए। बाकी दर्पणों की चमक से भटककर बड़े जाल में जा गिरे। जीत नजदीक थी, मगर झाड़ियों से निकले आखिरी आदिवासी ने तीर चला दिया जो सीधे मैक्स की छाती में लगा। फिलिप ने बिना सोचे कुल्हाड़ी फेंककर उस दुश्मन को मार गिराया। फिर जंगल में दौड़ा, जड़ी बूटियां ढूंढी और पीसकर घाव पर लगाई। मगर 3 दिन बाद भी घाव भरने की जगह और ज्यादा संक्रमित हो गया। साफ था कि जल्दी इलाज नहीं हुआ तो मैक्स 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। फिलिप ने जान की परवाह किए बिना फैसला किया कि वो मैक्स को अपने कबीले में ले जाएगा। मगर जैसे ही वो कबीले के दरवाजे पर पहुंचे, धनुष बाण लिए आदिवासियों ने घेर लिया। सबको लगा कि मैक्स गुलाम बनाने वाला गोरा आदमी है, मगर एक नियम था कि बीमार को मारना पाप है। इसीलिए इलाज शुरू हुआ, मगर साथ ही यह भी बता दिया गया कि जैसे ही मैक्स ठीक होगा उसे फिलिप के साथ जानलेवा द्वंद्व युद्ध करना होगा। जो जिंदा बचेगा वही जाने की इजाजत पाएगा। 2 दिन बाद मैक्स और फिलिप मजबूरन अखाड़े में आमने सामने खड़े थे। कल तक सबसे अच्छे दोस्त थे और अब एक दूसरे को चोट पहुंचाने से डर रहे थे। मगर नियम इतना क्रूर था कि न लड़े तो दोनों मारे जाते। मजबूरी में लड़ाई शुरू हुई। आखिरकार मैक्स जमीन पर गिर पड़ा। खंजर दूर जा गिरा। उसने बाहें फैला दी और आंखें बंद कर लीं। फिलिप जब उसके ऊपर झुका तो उसका हाथ रुक गया। वो वार नहीं कर सका। तभी अचानक एक तेज गोली की आवाज गूंजी और फिलिप मैक्स की बाहों में आ गिरा। मैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा उसी पल टूट गया। गोरे लोग फिर से कबीले पर हमला करने आए थे और उन्होंने गलती से फिलिप को ही गोली मार दी। 15 साल बाद मैक्स उस द्वीप से निकला। गोरे लोगों के जहाज पर सवार होकर अस्पताल पहुंचा और अपनी पत्नी से जाकर लिपट गया। मगर आज भी जब वो आग के पास बैठता है तो उसे उस दोस्त की याद आती है जिसके साथ जिंदगी, संघर्ष, साहस और वफादारी के वो साल बिताए। वो साल जो हमेशा उसकी रूह में जिंदा रहेंगे।